गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स और जीएस के प्रश्नों पर। और ये टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 240। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 240 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 69वे नेशनल फिल्म अवार्ड के प्रश्न ऐड किए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों एवं सीवरों की 100% आंतरिक सफाई सुनिश्चित करने हेतु सरकारी पहल है। सीधे 4 विकल्प बनाकर भी पूछी जा सकती है, योजना इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु वित्त सहायता और सब्सिडी प्रदान करके मशीनीकरण एवं उद्यम विकास को बढ़ावा देगी। कौन सा करेक्ट है इसमें? नमस्ते, बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सी है इसका आंसर। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही सरकार सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक एवं सीवर की 100% आंतरिक सफाई सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। यह जो योजना है आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य है असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना। इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। देखिए, आजीविका सहायता सहायता क्या क्या है इसमें? कार्य योजना स्वच्छता से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु सफाई कर्मचारियों को वित्त सहायता एवं सब्सिडी पूंजी प्लस ब्याज प्रदान करके मशीनीकरण तथा उद्यम विकास को बढ़ावा देगी। पहले टैंक वैंक कैसे साफ होते थे? कोई व्यक्ति विशेष उसके अंदर घुसता था, ठीक है, जान माल का खतरा रहता था, उसमें जान का खतरा रहता था। तो अब ये मशीनीकृत होगा, यांत्रिक सफाई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अजंता की गुफाएं किस नदी के घाट में स्थित है? तापी नदी, गोदावरी नदी, बाघोरा, कावेरी। ये महाराष्ट्र में है और नदी बाघोरा, सी। देखिए, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास बाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला यानी वेस्टर्न घाट में है। ये रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इनमें कुल 29 गुफाएं हैं, सभी बौद्ध गुफाएं हैं, जिनमें 25 को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बौद्ध कला के चित्रों, मूर्तियों, मंदिरों का संग्रह है, जिसका निर्माण 200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भौतिक विज्ञानी सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए कब नोबेल पुरस्कार मिला था? इनको मिला था 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, भौतिकी का। देखिए, वर्ष 1986 में भारत सरकार ने रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। और भौतिक विज्ञानी सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स का। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित हाथी रिजर्व है ये, यानी एलिफेंट रिजर्व। इनको उत्तर से दक्षिण की ओर रखना है, नॉर्थ टू साउथ। चिरांग रिपू हाथी रिजर्व, धनसिरी लंगडिंग हाथी रिजर्व, कामेंग हाथी रिजर्व, सोनितपुर हाथी रिजर्व। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, सारे अननोन है, ये केवल एक को छोड़ के। कामेंग हाथी रिजर्व, कामेंग कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो कामेंग ही इसमें जो है सबसे उत्तर में हो जाएगा। सबसे पहले कामेंग आ जाएगा, फिर आ जाएगा असम का चिरांग रिपू हाथी रिजर्व, यानी तीसरा, तीसरे के बाद पहला, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा असम में ही सोनितपुर हाथी रिजर्व, और असम में ही सबसे दक्षिण में हो जाएगा धनसिरी लंगडिंग हाथी रिजर्व। तो 3 1 4 2 सी है इसका आंसर, 3 1 4 2। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कामेंग हाथी रिजर्व, सबसे उत्तरी हाथी रिजर्व है ये। और असम में चिरांग रिपू हाथी रिजर्व दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
इसके दक्षिण पूर्व में असम में ही सोनितपुर हाथी रिजर्व है और दक्षिणी असम में है धनसिरी लंगडिंग हाथी रिजर्व। इस तरह के प्रश्न अगर बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है तो छोड़ देने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। यूपी पीसीएस में भी है और आरओ में भी। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जिनकी हाल ही में अभी घोषणा की गई है, आपको बताना है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसको चुना गया है? आलिया भट्ट, कृति सेनन, कंगना रनौत। आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों। देखिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2 हैं इस बार। आलिया भट्ट को चुना गया, कृति सेनन को चुना गया। आलिया भट्ट को गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी जो मूवी आई थी जिसमें पंकज त्रिपाठी भी थे सपोर्टिंग रोल में, तो इन दोनों को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। और ये इन दोनों का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ठीक है, पहला नेशनल अवार्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट और मूवी का नाम क्या है, किसके लिए मिला? गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए। और इन दोनों ही अभिनेत्रियों का ये पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। नंबर 6 पर आइए। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी? और इसके 8 मिशन हैं, वो भी 8 के 8 याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है? तो फिलहाल यहाँ प्रश्न कुछ और है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी? तो 30 जून 2008 को यह जारी की गई थी। 30 जून सभी में कॉमन है, 2008 में सी। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई। यह देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक रूपरेखा प्रदान करता है। और इम्पोर्टेंट है ये, इसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन हैं वो जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। इन सबको याद रखिएगा। इनके अलावा जो भी आता है वो 8 राष्ट्रीय मिशन में शामिल नहीं है। प्रश्न पूछते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का खिताब किसको दिया गया या किसे चुना गया? तो बेस्ट एक्ट्रेस तो हो गई आलिया भट्ट और कृति सेनन, और बेस्ट एक्टर हो गए हैं अल्लू अर्जुन, ठीक है, फिल्म पुष्पा के लिए। बी है इसका आंसर। तो बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है, चुना गया अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 8 अप्रैल 1936 को मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे कौन? आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे, स्वामी सहजानंद, बाल गंगाधर तिलक। एग्जाम्स में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा, फिर तुरंत हिस्ट्री या ज्योग्राफी का आ जाएगा, बैक टू बैक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद। देखिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। उन्होंने किसानों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में रखा। सहजानंद के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा प्रख्यापित मांगों में कृषि ऋण की माफी और जमींदारी का उन्मूलन शामिल था। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? आर्यभट्ट, बराहमीर, सीवी रमन, ये तो फिजिक्स वाले हो गए। इसका आंसर है श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को गणित के महत्व और क्षेत्र में हुई प्रगति एवं विकास के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में, गुजरात में। कहाँ है?
देखिए भारत में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि प्रणाली है। यह अजमेर शहर के पास सांभर झील में स्थित है। झील को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है और झील का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 5,700 वर्ग किलोमीटर, और यह 5 नदियों, कौन कौन सी हैं 5 नदियाँ? मंथा, रूपनगढ़, मेड़ता, समोद और खारी खंडेला से जल प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आज ये 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पर्यावरण की वहन क्षमता का तात्पर्य है कि संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन के पुनर्निर्माण की दर से अधिक नहीं है, और अवशोषण क्षमता का अर्थ है पर्यावरण के क्षरण को अवशोषित करने की क्षमता। एनवायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है, स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया है और बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही है इसका आंसर। देखिए पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी रुकावट के तब तक करने में सक्षम है जब तक इन कार्यों की मांग इसकी वहन क्षमता के भीतर है। इसका तात्पर्य है कि संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन के पुनर्निर्माण की दर से अधिक नहीं है तथा उन्नत अपशिष्ट पर्यावरण की आत्मसात करने की क्षमता के भीतर है। इस तरह के प्रश्न स्टेटमेंट में मिलेंगे आपको, यूपीपीसीएस में भी मिलेंगे और आरओ ने भी पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। कई संसाधन विलुप्त हो चुके हैं एवं उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण की अवशोषण क्षमता से परे हैं। अवशोषण क्षमता का अर्थ है पर्यावरण के क्षरण को अवशोषित करने की क्षमता। परिणाम स्वरूप हम आज पर्यावरण संकट के कगार पर हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? 1972, 1974, 1980, 1986? बताइए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974, ऑप्शन नंबर बी। देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया, 1974 बी। नंबर 13 पर आज इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध रिपोर्ट है हमारा साझा भविष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हमारा साझा भविष्य यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सतत विकास से। देखिए पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा सतत विकास की अवधारणा पर जोर दिया गया, जिसने इसे परिभाषित किया है कुछ इस तरह से: भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना या हानि पहुंचाए बिना ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करता हो। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख के भी प्रश्न पूछ लेते हैं। सतत विकास से इस बार यूपीपीसीएस में 2-2 बार प्रश्न बने थे, जिनका आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। नंबर 14 पर आ जाइए, कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत किस आयु वर्ग के लिए पेंशन का प्रावधान है? 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त के बाद, 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद, 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद, 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी, कितनी आयु है? कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु पेंशन का प्रावधान है। डी है आंसर। देखिए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु पेंशन का प्रावधान करता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। यह है इंडियन पॉलिटी का प्रश्न। भारत में जातिगत भेदभाव के संवैधानिक उपचार के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या से अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 17, ए और बी दोनों। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और ऐसा लिखा होता है सी और डी दोनों, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, तो अधिकतर वो सही हो जाता है, 70% तक सही हो जाता है। देखिए ए तो इसका आंसर होगा ही होगा। अनुच्छेद 17 है, अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, ये लिखा है। अनुच्छेद 19 में क्या है सभी को पता है, तो 335 की संभावना भी हो सकती है इसमें, तो 335 भी है इसमें, तो 17 और 335 दोनों हो गए, यानी ए और बी दोनों, तो डी है इसका आंसर। देखिए संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है। अनुच्छेद 335 में क्या है? अनुच्छेद 335 प्रावधान करता है कि संघ या राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को लगातार ध्यान में रखा जाएगा। तो 335 भी हो गया और 17 भी हो गया, तो डी हो गया।
करंट अफेयर्स का प्रश्न है नंबर 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बोल रहा है, सबसे ज़्यादा फीचर जिसमें दिखाए होंगे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बताइए कौन सी हो सकती है उसमें? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो खिताब मिला है वो मिला है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। आर माधवन मुख्य भूमिका में है। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है वो है, या बेस्ट फीचर फिल्म, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, और ये सच्ची घटना पर आधारित है, नंबी नारायण जी के ऊपर, जिनका रोल किया है आर माधवन ने इस पिक्चर में। देखिए, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट की बात करें तो एक भारतीय जीवनी नाटक फिल्म है ये, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। आर माधवन फिल्म के लेखक हैं, सह निर्माता हैं, सह निर्देशक हैं और मुख्य भूमिका में हैं, अभिनय कर रहे हैं। यानी इस मूवी में नंबी नारायण जो है यही बने हैं। ये फिल्म ठीक थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अच्छा, ये तो है सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट फीचर फिल्म। अगर ये पूछ ले बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब किसको मिला, तो वो मिला है सरदार उधम को। इसमें विक्की कौशल मुख्य भूमिका में है। इसी पर यह प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब किसे दिया गया? द कश्मीर फाइल्स, पुष्पा, सरदार उधम, मिमी। मिमी मतलब कृति सेनन वाली मिमी, पुष्पा अल्लू अर्जुन वाली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार उधम को मिला है। तो ये दो कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है सरदार उधम विक्की कौशल की। इसको याद रखिएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि बेस्ट एडिटर का खिताब किसको मिला? संजय लीला भंसाली को, गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी, जो कृति सेनन का सपोर्ट कर रहे थे मिमी में। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस को मिला है पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स में। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर देवी प्रसाद को पुष्पा फिल्म के लिए। बाकी अधिकतर पुरस्कार जो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, मतलब ROPCS UPSC इन एग्ज़ाम में तो ना पूछे जाएंगे, लेकिन जो SSC के एग्ज़ाम होते हैं एक एक हफ्ते में 10-10, उनमें भले पूछे जा सकते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में। ठीक है, उसमें उटपटांग GSC आती है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर देवी प्रसाद, पुष्पा ये हो गया। बेस्ट एक्शन डायरेक्टर RR को मिला। बेस्ट कोरियोग्राफी RRR को मिला। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट RR फिल्म को मिला। एक चीज़ और याद रखिएगा, बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म का पुरस्कार जिसको मिला है वो है मुन्नम। मुन्नम ये एक मलयालम फिल्म है, ये याद रखिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आ जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन के दौरान, बंगाल विभाजन के दौरान, इनमें से कोई नहीं। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार अपनाए गए बंगाल विभाजन के दौरान, सी है इसका आंसर। बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर्जन की सबसे आलोचनात्मक चालों में से एक था, जिसने न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध को जन्म दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। लगभग 8 करोड़ लोगों के साथ बंगाल भारत का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत था। इसमें वर्तमान समय के राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, उड़ीसा, असम और वर्तमान बांग्लादेश शामिल थे। बहुत बड़ा था फिर तो ये। देखिए, जुलाई 1905 में कर्जन ने अविभाजित, अविभाजित मतलब जिसका विभाजन ना हुआ हो, बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की। विभाजन के परिणाम क्या हुए? विभाजन ने पूरे भारत में भारी आक्रोश और शत्रुता को भड़काया। कांग्रेस के सभी वर्गों, नरमपंथी और कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया। ठीक है, और बंगाल विभाजन के विरोध में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया। ठीक है, स्वदेशी अपनाओ, बहिष्कार किसका करो? ब्रिटिश चीज़ों का, ब्रिटिश पुस्तकों का, ब्रिटिश कपड़ों का, दुकानों का, विश्वविद्यालयों का,
क्वेश्चन नंबर 19 पर राज्य निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में गांधी जी ने एक सीमित व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अगस्त प्रस्ताव 1940 का। देखिए, अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में गांधी जी ने एक सीमित व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया। यह ब्रिटिश सरकार और भारतीयों की मांग को पूरा करने में असमर्थता के खिलाफ एक विरोध था। अब एक प्रश्न ये है, 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। आचार्य विनोबा भावे ने कब महाराष्ट्र के पाबनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की? 1937, 1945, 1939, 1940। आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के पाबनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की 1940 में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र के पाबनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह करने वाले पहले विनोबा भावे और दूसरे नंबर पर नेहरू थे। मई 1941 तक 25,000 लोगों को सत्याग्रह के लिए दोषी ठहराया जा चुका था। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे। और दूसरे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 20 प्रश्न ये इंपॉर्टेंट थे। इन सभी का आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। इसमें हमने करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर भी प्रैक्टिस की और जीएस के प्रश्नों पर भी। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। एक लाइक आप कर सकते हो टेस्ट को। धन्यवाद।